अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज के साइकियाट्री लेक्चर में हम कोटार्ड सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको एक केस विनिएट सुनाती हूँ, उसके बाद हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। So Mrs. K is a 56-year-old widow. She is admitted to the psychiatric ward after being found wandering outside in the early morning barefoot and disabled. She tells the admitting doctor that she is already dead. Her organs have decayed and there is no point in being alive because there is nothing left to die. इसी लॉजिक को लेके she refuses food and water saying कि her body doesn't need it anymore because of course she's not alive anymore. ठीक है? Her history reveals कि long standing untreated depression था इनको और following the death of her husband 2 years ago. Recently बहुत ज़्यादा withdrawn और stopped engaging in daily activities और repeatedly expressed feelings of worthlessness यानी कि बड़ा ही severe किस्म का डिप्रेशन रह चुका है काफ़ी अरसे से। हेलुसिनेशंस नहीं है, ड्रग यूज़ नहीं है और ब्रेन का सीटी अनरिमार्केबल है। ठीक है? दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कंडीशन। शुक्र है ये रेयर है, लेकिन इसको कोटार्ड सिंड्रोम कहते हैं या कोटार्ड्स डिल्यूजन भी कहते हैं और एक और नाम भी है इसका वॉकिंग कॉर्प्स सिंड्रोम। सो ये एक रेयर और बहुत ही सीरियस न्यूरोसाइकाइट्रिक कंडीशन है जिसमें पर्सन इज़ डिलूडेड इनटू बिलीविंग कि दे आर डेड या उनके ऑर्गन्स डेड हैं और वो प्यूट्रीफाई कर रहे हैं। कभी वो बिलीव करते हैं कि उनके अंदर सारा ब्लड ख़त्म हो चुका है एंड दे आर कंप्लीटली कन्विंस्ड, राइट? डिलूडेड है। तो इसको पहले जूल्स कोटार्ड एक फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट थे, इन्होंने 1880 में इस सिंड्रोम को डिस्क्राइब किया था। तो कोर फीचर्स ये हैं कि इसको कहते हैं निहिलिस्टिक डिल्यूजन। निहिलिस्टिक डिल्यूजन क्या है कि यू आर बिलीविंग दैट समथिंग इज नॉट एग्जिस्टिंग एनीमोर, इट इज नॉट देयर एनीमोर। ठीक है? तो दीज पीपल दे आर कन्विंस्ड कि दे आर ऑलरेडी डेड। दूसरा ये कि डीपर्सनलाइज़ेशन होती है, यानी कि वो अपनी बॉडी से कंसर्न नहीं है, अपनी केयर नहीं करते, खाना नहीं खाते, डीपर्सनलाइज़ेशन हुई हुई है, दे आर डिटैच्ड फ्रॉम देमसेल्फ। ठीक है? यूजुअली इसके साथ सीवियर डिप्रेशन कोएग्जिस्ट करता है, समटाइम्स साइकोटिक फीचर्स डिप्रेशन के साथ हो सकते हैं। फिर ये कि इमॉर्टैलिटी का डिल्यूजन इसलिए पैराडॉक्सिकली ऑफ कोर्स है कि उनको लगता है कि सिंस दे आर ऑलरेडी डेड दे कैन नॉट डाई अगेन, तो फिर वो बहुत रिस्की बिहेवियर भी करते हैं। फिर ये कि उनके अंदर अक्सर गिल्ट या सिन का डिल्यूजन भी होता है। उनको ऐसे लगता है कि उन्होंने कुछ बहुत बुरा किया एंड दैट इज़ व्हाई दे आर डिज़र्विंग टू बी लाइक दिस। ठीक है? और एक बहुत सीरियस कंसर्न ये है कि खाना-पीना अपने रोक देते हैं क्योंकि उनको लगता है उनकी बॉडी को वो चाहिए ही नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा मैलनरिश्ड हो सकते हैं पेशेंट्स। तो एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो बहुत रेयर है, लेकिन अगर होता है तो यूजुअली इट्स ओल्डर एडल्ट्स, लेकिन किसी भी एज में हो सकता है। It is often associated with major depressive disorder, psychotic disorders like schizophrenia, or neurological conditions such as epilepsy, stroke, brain tumors, dementia, or head trauma. कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर में यही मैंने आपको बताए हैं कि आइसोलेटेड कंडीशन भी हो सकती है, लेकिन सेकेंडरी भी हो सकती है टू ऑल दीज थिंग्स, सीवियर डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड ऑल दैट। Brain imaging sometimes shows abnormalities in the frontal and temporal lobes, which are involved in self awareness and emotional regulation. अब इसका डायग्नोसिस कैसे करें? डायग्नोसिस के लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है बेस्ड ऑन द पर्सन्स बिहेवियर एंड स्टेटमेंट्स। बट इट एज़ अ डॉक्टर इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप रूल आउट करो कि किसी चीज़ के सेकेंडरीली तो नहीं ये हो रहा, आपने न्यूरोलॉजिकल और मेटाबॉलिक इश्यूज़ को पहले रूल आउट करना है, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स को रूल आउट करना है, ठीक है? डिफरेंशियल्स में सिवियर साइकोटिक डिप्रेशन विदाउट निहिलिज्म हो सकता है, स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है विद अ बिज़ार डिल्यूजन, डिमेंशिया हो सकता है विद साइकोसिस या न्यूरोलॉजिकल इलनेस हो सकती है विद डिल्यूजन्स। सो ये आपके डिफरेंशियल्स में होने चाहिए। कॉम्प्लिकेशंस ये है कि इन लोगों में हाई सुसाइड रिस्क है क्योंकि इनको लगता है ये इमॉर्टल है, मतलब दे आर ऑलरेडी डेड, तो रिस्की बिहेवियर कर सकते हैं, सुसाइड का बहुत हाई रिस्क है। फिर ये कि अपनी केयर नहीं कर रहे, खाना वगैरह नहीं खा रहे, पानी नहीं पी रहे, तो मेल नरिशमेंट और डिहाइड्रेशन इज़ अ रियल कंसर्न। फिर ये कि सिवियर निग्लेक्ट हो सकती है ऑफ सेल्फ केयर और यकीनन उनके इर्द-गिर्द जो फैमिली मेंबर्स हैं या लव्ड वन्स हैं वो बहुत ज़्यादा बर्डन्ड भी हैं और डिस्ट्रेस्ड भी हैं, तो दैट्स ऑल्सो अ कॉम्प्लिकेशन। अब इसका ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं?
अगर कोई अंडरलाइंग कंडीशन है उसको ट्रीट करें। और अगर ब्रीफली मैं आपको बताऊँ, एंटी डिप्रेसेंट्स अगर डिप्रेशन है, एंटीसाइकोटिक्स अगर साइकोसिस है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी बहुत हाईली इफ़ेक्टिव है इन सीवियर केसेस। और ऑफ कोर्स सपोर्टिव केयर, न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, उनकी सेफ्टी इंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फार्माकोथेरेपी में जो आपके मतलब पेशेंट की कंडीशन है उस हिसाब से फार्माकोथेरेपी है, ठीक है? तो डिप्रेशन के लिए एंटी डिप्रेसेंट्स, साइकोसिस के लिए एंटीसाइकोटिक्स और मूड स्टेबलाइजर्स इफ बाइपोलर। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी बहुत ज़्यादा लास्ट रिज़ॉर्ट होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है अगर मेडिकेशंस हेल्प ना करें। साइकोथेरेपी कैन ऑल्सो हेल्प पेशेंट स्टेबलाइज़ हो जाए, तो उसके साथ सेशंस रखते हैं, बिहेवियरल थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी दोनों करते हैं, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। सो की टेकअवेज़ क्या है कि अगर आप इसको ट्रीट नहीं करेंगे, सॉरी, अगर आप इसको ट्रीट करेंगे विद ईसीटी एंड मेडिकेशन तो पेशेंट्स इम्प्रूव करेंगे, अगर ट्रीट नहीं करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। पेशेंट सेल्फ हार्म कर सकता है और निग्लेक्ट कर सकता है ऑफ देयर बेसिक नीड्स। सो कोटार्ड सिंड्रोम इज़ अ निहिलिस्टिक delusion of being dead or non-existent. It is most often linked to psychotic depression. It is severe, life-threatening due to suicide and refusal to eat. Best outcomes are with ECT and pharmacotherapy. ये आपके core concept होने चाहिए to about Cotard syndrome for exam. सो उम्मीद है आपने कुछ सीखा, आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये अच्छी लगी इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। आई विल बी बैक विद मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।